तो मेरी ज़िंदगी के में ना जितने भी अच्छे डिसीजन रहे ना वो हमेशा फेलियर से शुरू हुए। तो मैं 2 एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था अपने स्कूल में, और उसके बाद में क्योंकि पानीपत में कुछ और होता नहीं था तो मैं मूवी देखने चला गया था अकेले। तो वो चीज़ फिर भी मैं सेकेंडरी रखता हूँ। जो सलमा ने मुझे बोला, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्हीं को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, और अगर वो खुश हो जाते हैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जॉब जो है वो डन हो। वो बड़ी अचीवमेंट हो गई, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा क्योंकि सफ़ेद में बनारस ही अपने आप में एक कैरेक्टर है, और मुझे नहीं लगता सफ़ेद जैसी पायस, सफ़ेद जैसी प्योर फिल्म जो कि बहुत नेक इंटेंशन से बनी है, वो किसी भी और शहर में अगर शूट होती ना, आपके शहर में अगर ना शूट होती तो आई थिंक उतना मज़ा ना आता। क्योंकि उस बगीचे में आपके भाई भी थे ना, तो आपने उनसे भी सीखा। करेक्ट। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप, वरना मारता मुझे। Hi, this is Meghna Tiwari and you guys are watching me on Bollywood Helpline. Today we have a Cadbury boy aka Abhay Verma. What's up, Abhay? All well. Thank you for the lovely, sweet introduction, I would rather say. जैसे आप हैं। Thank you so much, Meghna. Thank you. कैसा चल रहा है लाइफ आफ्टर सफ़ेद? ओह, सफ़ेद बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए, लेकिन यही बहुत खास बात है मेरे काम की कि मुझे ही नहीं पता कि उसकी लिमिट कहाँ तक है। तो मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि फिल्म Z5 पे रिलीज़ हुई है, तो ऑल ओवर मतलब पूरी दुनिया से लोग इतना प्यार भेज रहे हैं, और थैंकफुली मतलब मुझे थोड़ा सा एक डर था जो एक नए लड़के में होना भी चाहिए कि उसको किस तरीके से अपने करियर की शुरुआत करनी है। डर क्यों था? डर इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही अलग कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया है, एक ट्रांसजेंडर का, और एक्सेप्टेंस हमेशा एक भूख का एक एक्टर की सबसे बड़ा पार्ट रहती है। तो मुझे वो लग रहा था कि एक्सेप्टेंस एक सही तरीके से जितने सच्चे दिल से मैंने इसको प्ले किया उतने सच्चे दिल से एक्सेप्ट हो पाएगा कि नहीं। बट अगेन इट सरप्राइज्ड मी, लोगों ने उससे ज़्यादा ही एक्चुअली दिल से उसको एक्सेप्ट किया, और मुझे बहुत सारा प्यार देते। सफ़ेद के पहले आपकी जर्नी कैडबरी बॉय की वजह से ही फेमस हुई थी। आई जस्ट वांट टू नो कि कैसे स्टार्ट किया आपने ये करियर? तो मैं एक्चुअली पानीपत से हूँ, हरियाणा में, एंड इट स्टार्टेड, सो द सीड वाज जर्मिनेटेड 11 years ago, और मैं 6 साल पहले बॉम्बे में आया। तो वो 5 साल की जो जर्नी है वो मैं सिर्फ एक्चुअली उसी को स्ट्रगल बोलूँगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका स्ट्रगल कैसा है, बट अगर आप किसी जगह पे होना चाहते हो और आप नहीं हो पा रहे, वो आपका स्ट्रगल है। बट एक बार मैं 6 साल पहले बॉम्बे में आ गया था, उसके बाद द स्ट्रगल वाज ओवर। उसके बाद ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा अपना तो नहीं लेकिन अपने जैसा शहर है जिसको मैं अच्छे से अपनाना चाहूँगा। पर मुंबई ज़्यादा लोगों को अपना नहीं बनाती है, बहुत लोग आते हैं वो चले जाते हैं निराश होके। करेक्ट। नहीं, एक्चुअली निराशा की अगर बात करें तो मेरी लाइन में तो 99% आपको निराशा संभालना ही आपकी जीत है, क्योंकि आपको 100 ऑडिशन अगर आप दोगे तो उसमें से एक होगा और एक भी नहीं होगा, लेकिन वो ऐसी कहावत है ना, वो नीकी कर और दरिया में डाल। तो वो नीकी करते रहना चाहिए, और वो रिजेक्शन को हैंडल करना ही आई थिंक वो विन है गेम की। ऑलराइट, जब सफ़ेद की बात ही चल रही है, जब सफ़ेद आपके पास आया था तो मैंने ये भी सुना था कि आपने आज चीज़ को ठुकरा दिया था इसके लिए। तो सफ़ेद के कैरेक्टर को ढालना कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? आप पूछ रहे हो तो मैं ऑनेस्टली इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा, बहुत ही सेल्फिशली एज एन एक्टर, कि मुझे पहली फिल्म अपनी हीरोइक फिल्म करनी थी, और ये जो मतलब एक सफ़ेद जो मैंने वो 30 पेजर एक स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा हीरो मैं कभी भी बन पाऊँगा, क्योंकि सबकी एक परिभाषा होती है हीरो बनने की। और किसी के लिए होगा डांस करके, किसी के लिए होगा कुछ लो एंगल में हाई स्पीड शॉट लगेगा और मैं चल के आऊँगा धुएं में से वो निकलूँगा और दिखूँगा चश्मा पहन के, कुछ की वो होती है। मेरी ये थी कि अगर मैं किसी इंसान को, किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए कि कुछ लोग उस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, उस कम्युनिटी में रहकर भी उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनना चाहते, तो वो चीज़ अगर मैं उन लोगों का पर्सपेक्टिव, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव उन लोगों के प्रति बदल दूंगा, तो इससे ऊपर हीरोइक चीज़ मेरे लिए हो नहीं सकती। तो मुझे लगा कि मेरी पहली फिल्म है और मुझे एक हीरोइक फिल्म तो करनी थी, बट इतनी अच्छी हीरोइक फिल्म मिल जाएगी वो मुझे यकीन नहीं था। सो इट्स सफ़ेद इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ ब्लेसिंग फिल्म। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छे स्क्रिप्ट को लेना और उसके ऊपर काम करना आपने वो बेखूबी निभाया। इवन मैंने ये भी सुना कि आपके पैर जल गए थे और उस पर आपको भागना भी था। क्या सीन था वो? हमारे डायरेक्टर जो कि बहुत ही कठोर हैं, तो
हुआ क्या कि हम एक सीन कर रहे थे, वो आपने फिल्म देखी है तो वो एक ग्रास में जो हाँ, सीन है हाँ, राधा हाँ, और मेरा ऊपर चढ़ के वो थप्पड़ हाँ, तो वो हम कोरियोग्राफ कर रहे थे। तो बजट कम था तो वो तसले से वो जो लोबान होती है धुआं का इफेक्ट के लिए थोड़ा बहुत, तो वो कर रहे थे। तो वो तसला किसी ने झाड़ा तो वो कोयला निकल के गिर गए होंगे कुछ वो उस फील्ड में। तो नंगे पैर ही आना था मुझे सीन में। तो मैं आया तो मैंने गलती से पैर रख दिया और मुझे 2 सेकंड बाद रियलाइज हो कि कुछ ऐसा घुस रहा है मेरे पैर में। तो मैंने पैर हटाया तो मेरा दूसरा पैर उसके ऊपर चला गया। अरे! और वो दूसरा या तीसरा ही दिन था शूटिंग का। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं कठोर इसलिए बोल रहा हूँ डायरेक्टर को क्योंकि वो चाहते थे कि वो दर्द मैं महसूस करूँ। उनके लिए ठीक था और फिल्म के लिए भी बहुत अच्छा रहा, जिसके लिए मैं भी खुश हूँ कि अब वो चीज़ अच्छी से पोर्ट्रे हुई। तो वो दर्द कहीं ना कहीं हेल्प करने लगा जो बाकी घाट्स के सीन थे, जब मैं भाग कर आता हूँ नीचे रोता हूँ, और क्लाइमैक्स में वो 4-5 दिन जो उन्होंने शेड्यूल एकदम से चेंज करके सब रनिंग और ये वो सब वाले सीन रख दिए। मतलब ऐसा जानबूझ के क्या कि हाँ मुझे ये शॉट चाहिए और ऐसा प्रॉपर दिखना चाहिए वो दर्द। हाँ, वो उन्होंने मुझे बाद में बताया, बट मैंने उनको बोला मैं वैसे भी दर्द दिखा देता, आपने मुझे लिया तो ये थोड़ा यकीन और करते कि मैं बिना चोट के भी दर्द दिखा सकता था। बट हाँ, जो मतलब हुआ आई थिंक वो बेस्ट हुआ। इस रोल के लिए आपने खून पसीने सब एक कर दिया। खून पसीना, रोना धोना, खाना पीना सब एक कर दिया था। और वो 10 दिन की जो जर्नी थी ना, मैं आपको बताऊंगा मेघना, मुझे आज मैं याद करता हूँ कि वो 2 साल पहले जो जर्नी की थी वो मुझे ऐसा लगता है वो 10 दिन 1 दिन ही था, क्योंकि ना एक ही थॉट प्रोसेस चलता था और एक ही वो एक सिनेरियो में आप बंधे होते हो और बहुत सब चीज़ें ना होती हैं। तो आपको सोना भी ऐसा लगता है कि आपके काम का हिस्सा है। तो वो आप सिर्फ अगले दिन उठ के अब काम कर सको 18 घंटे, क्योंकि मतलब थोड़ी छोटी फिल्म है तो वो ज़्यादा बजट वगैरह का थोड़ा सा इश्यूज थे। तो हम 12 की जगह 16 घंटे 17 घंटे शूट करते थे। तो सोना भी एक काम लग रहा था कि हाँ सोना है, क्योंकि उठ के अच्छे से काम करना है। तो वो बहुत ही एक चैलेंजिंग और एनरिचिंग जर्नी ज़्यादा रही, क्योंकि जितना मतलब हम जैसे स्कूल में भी अब याद करते हैं ना कि जितनी हमारी बुरी मेमोरीज रही है ना उन पे ज़्यादा हंसी आती है। तो वो अब जितना मैं रोना धोना उस दिन किया, और मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि मैं बिना रोए सो जाता था, बिकॉज वो पेन इतना है ना उस जर्नी में, और इतना एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ साथ उसके प्रोज और कॉन्स भी हैं। डर था पिक्चर जब OTT पे आई कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा था। तो जिसको लेकर फिल्म बनी है उसका नाम सलमा है, जिसको मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। तो जब 10वें दिन उन्होंने मुझे गले लगा के बोला ना कि अभय मुझे नहीं लग रहा था कि तुम ये कर लोगे, और मुझे नहीं लगता हमारा दुख तुमसे ज़्यादा अच्छे से कोई आज तक बता पाया। तो वो OTT पे आए, फिर वो थिएटर पे आए, फिर मतलब गलत वे में अगर ना जाए तो मैं बोलना चाहूँगा, फिर शायद मनोज बाजपेयी सर जिनके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया फैमिली मैन में, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ की फिल्म देखने के बाद। तो वो चीज़ फिर भी मैं सेकेंडरी रखता हूँ। जो सलमा ने मुझे बोला आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्हीं को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, और अगर वो खुश हो जाते हैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जॉब जो है वो डन हो। वो बड़ी अचीवमेंट हो गई। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उससे बड़ी अचीवमेंट मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल को मेरे कोई और उससे बढ़ के कोई बात लगी होगी। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। बात तो फिल्म की है तो शूटिंग लोकेशन बनारस था। बनारस के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, एक घाट के किनारे बैठ जाओ और खुद के बारे में भीड़ भाड़ से दूर जाके उस घाट के यहाँ पे बैठो और खुद के बारे में सोचो। तो आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया बनारस के लिए? बनारस की सबसे पहली तो बात मैं कहूँगा, मैं ठंड में गया था पहली बार, तो वो जो चाय मिलती है घाट पे, तो मेरे ख्याल से उसने बहुत साथ दिया है मेरा सोचने में, क्योंकि एक तो सबसे पहली तो मैं ये बात कहूँगा क्योंकि सफ़ेद में बनारस ही अपने आप में एक कैरेक्टर है, और मुझे नहीं लगता सफ़ेद जैसी पायस, सफ़ेद जैसी प्योर फिल्म जो कि बहुत नेक इंटेंशन से बनी है, वो किसी भी और शहर में अगर शूट होती ना, आपके शहर में अगर ना शूट होती तो आई थिंक उतना मज़ा ना आता, क्योंकि उस शहर की जो स्पिरिचुअलिटी है वो कहीं ना कहीं सफ़ेद से मैच हो गई थी। और संदीप सर और मैं बहुत ही पहले जुड़ गया था फिल्म से, 1-1.5 साल पहले, तो मैंने संदीप सर को असिस्ट किया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाऊँगा तो मेरे को 1-1.5 साल सिर्फ इसी के बारे में सोचना है। तो जब हम डिस्कस करते थे तो हम ये सोचते थे कि इतनी स्पिरिचुअली हम इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं ना, तो जितने भी लोग इस पे जुड़ेंगे ना तो वो गॉड सेंट ही होंगे। हाँ, वो कोई भी किसी और मुद्दे किसी और सोच को लेके नहीं उनको लिया जाएगा।
तो बनारस अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सिटी इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड है। एग्जैक्टली। और जहाँ भी जाओ वो घंटियाँ बज रही हैं, कोई जाप कर रहा है, कोई हर गली के नुक्कड़ पे मंदिर है। हाँ। तो वो सब का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो स्पिरिचुअली आपको कनेक्टेड रखता है, और एक अच्छी चीज़ जो आप दिल से बहुत ही नेकी से कहना चाहते हो, उसमें आई थिंक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बनारस के लोगों से कुछ सीखा? बनारस के लोगों से ही सीखा, और किसी से तो सीखा ही नहीं, क्योंकि सलमा बनारस से है और बाकी के जो फिल्म में एक्टर्स हैं वो रियल ट्रांसजेंडर्स हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी जो सुकून है उस शहर में, वो एक बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही स्पेशल चीज़ है, बहुत ही अजीब सी चीज़ है, बट वो पता नहीं कैसे है, क्योंकि इतने लोग हैं बनारस में, और एक अजीब सी मतलब रूहानियत महसूस होती है उस शहर में। तो आपका शहर वाकई में बहुत सुंदर है, जैसे वहाँ के लोग हैं। हमारा शहर एक्चुअली। हमारा शहर, करेक्ट, अब तो मेरा भी मैं बात करूँगी मणिकर्णिका घाट पे भी शूट किया था। हाँ, जहाँ पे टू बी ऑनेस्ट मैं जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे डर लगता है उस घाट को देख के। आपने वहाँ पे शूट किया था, तो ऐसा डर था? सी ऑनेस्टली डर से ज़्यादा एक रियलिटी चेक उधर मुझे मिला, क्योंकि आजकल के लोग, सॉरी मैं थोड़ा सीरियस बोलने वाला हूँ कुछ, आजकल ना लोग मैं में बहुत घुस गए हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और वहाँ पर 5 मिनट भी दूर की बात है, आप 2 मिनट भी बैठेंगे तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि वहाँ पे चिताएं जल रही हैं और 10 कदम दूर ही आप बहा दिए जाओगे। सिर्फ वो 10 सीढ़ी की ही जर्नी लाइफ है, और वो भी आपको उतरनी ही है, आपको चढ़नी नहीं है वापस, एक ही बार चढ़ सकते हो। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही एक इंस्पायरिंग चीज़ रही, रादर देन मुझे डराया जिस चीज़ ने। और हाँ मतलब वो मेरे ख्याल से वो बहुत ही सच्ची जगह है जो इंसान बना देती है, मणिकर्णिका घाट। तो ऐसे फिर फ्यूचर में देखो कि प्लान आया, कुछ मूवी आई अगर बनारस की होगी तो अब जाएंगे डेफिनेटली, मुझे लगता है। मतलब जैसे सफ़ेद के लिए मैं 15-20 दिन पहले चला गया था, सूट वूट पहन के, सलवार कमीज पहन के घूमता था। तो मैं अगली फिल्म के लिए तो मुझे लगता है मैं 2 महीना पहले चला जाऊँगा, और वापस से उन सब जगहों पे जाऊँगा पहले तो जहाँ पे सफ़ेद शूट हुई है, वापस से उन लोगों से मिलूँगा, जुड़ूँगा उनसे, क्योंकि एक बहुत ही रिश्ता बन गया है बनारस शहर से, जो कि मेरे दिल के बहुत पास रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बनारस के लिए इतना प्यार देखने को मिल रहा है मुझे पहली बार। मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं बट इतना कोई बात नहीं करता है वहाँ के बारे में, क्योंकि लोगों को बीचेस और माउंटेन पसंद आते हैं। हाँ, करेक्ट। तो आप बीच पर्सन है या माउंटेन पर्सन है? मैं आई थिंक माउंटेन पर्सन हूँ, आई थिंक क्योंकि वो पीक पे चढ़ने का जो व्यू होता है ना, वो बीच से ज़्यादा सुंदर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो मुझे ज़्यादा ड्राइव करता है मुझे। ऑलराइट, ये तो होगी हमारी बनारस की बात, सफ़ेद की बात। एक्टिंग का चस्का कहाँ से लगा? ओह, तो मेरी ज़िंदगी के में ना जितने भी अच्छे डिसीजन रहे ना, वो हमेशा फेलियर से शुरू हुए। तो मैं 2 एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था अपने स्कूल में, और उसके बाद में क्योंकि पानीपत में कुछ और होता नहीं था, तो मैं मूवी देखने चला गया था अकेले। तो मैं गया ज़रूर, फेलियर था, रामलीला मूवी देखने, जो संजय लीला बंसाली साहब की फिल्म है। गया ज़रूर फेलियर था, लेकिन मैं आया एक विनर स्पिरिट के साथ था, क्योंकि उस फिल्म ने जो मुझे इंस्पायर कर दिया था, बिकॉज मैं 2 फिल्म में जो 2 घंटा में फिल्म में बैठा, उसके बाद जो मैं एस्केप मोड में जो घुस गया था ना, तो मैं भूल गया था कि मैं 2 एग्जाम में फेल हुआ हूँ, मैं बहुत रो के आया हूँ वो सब। तो आई थिंक वो एस्केप मोड ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग इतनी भाग दौड़ ये वो सब में है ना, तो वो ठहरना का नाम मेरे ख्याल से सिनेमा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर एस्केप मोड फील कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली अगर किसी को फील करा दूँ तो वो और अच्छी बात हो जाएगी। तो वो चस्का वहाँ से लगा था। फिर उसके बाद वो जो बीज वहाँ पे बोया गया, फिर वो फिल्म्स देख के उसमें पानी डाला गया, फिर मैं लोगों से मिलता रहा, फिर यहाँ आया तो फिर और खाद डल गई, तो फिर वो पेड़ बड़ा हो गया। अब उसमें अलग अलग फैमिली मैन, कैडबरी और सफ़ेद नाम के वो फूल और वो फ्रूट्स लगे। तो आई थिंक जो भी इंसान उस फूल को ले तो वो, क्योंकि उस बगीचे में आपके भाई भी थे ना, तो आपने उनसे भी सीखा। करेक्ट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। ना मारता मुझे तो भाई एक्चुअली यहाँ पर थे, ही इज़ बीन हियर सिंस 10 years एंड ही हैज़ बीन अ थ्रू एंड थ्रू सपोर्ट फॉर मी, बिकॉज बॉम्बे एक ऐसा शहर है, आपको सब कुछ मिल जाता है, एक शहर पे सर पे छत नहीं मिलती है। Exactly. तो वो छत मिलने का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में रहता है, क्योंकि वो आपका 80% जर्नी और वो प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं। तो 20% जो मेहनत आई थिंक वो मुझे खुद करनी थी,
और रास्ते में बहुत हर्डल्स आए, बहुत कुछ हुआ, और वो तय करते हुए जो यहाँ तक मैं आपके सामने बैठा हूँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आई थिंक आई हैव क्रॉस्ड अ लिटिल बिट ऑफ दिस इज़ ग्रेट एक्चुअली। एंड मैं जब आपने फेलियर की बात की तो घर पे से डांट वाट नहीं मिली? अरे फेल, क्योंकि ब्राउन पेरेंट्स हमेशा ये चीज़ को लेके बैठे हैं कि तुम्हें पहले स्टडी करनी है, उसके बाद यू हैव टू बी, जो भी तुमको करना है यू कैन डू। राइट। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत डांट पड़ी थी एक्चुअली, और मैं इतना ज़िद्दी था कि बाद में पेरेंट्स को समझ आ गया था कि इसको छोड़ देते हैं इसके हिसाब से, ये तो पागल लड़का है, जो इसके मन में होगा वो करेगा। और मैं कोशिश करता था, बट आई थिंक वो पढ़ाई मुझे कभी याद ही नहीं होती है। अब जब मैं स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ता हूँ और डायलॉग पढ़ लेता हूँ तो मम्मी बोलती हैं ये तो तेरे को बड़ी जल्दी याद हो गया, तो स्कूल में तो कुछ याद होता नहीं था। आई थिंक वही सबसे वो डेस्टिनी थी आपकी, इसके लिए इतने फेलियर्स मिले हैं, राइट, है ना? तो वो ठीक है, अच्छा फेलियर था ये। हाँ, आई थिंक मैंने एक बात एक्चुअली कहीं पढ़ी भी थी, सुनी भी थी, कि जो चीज़ आपको आज चाहिए होती है ना, अगर वो नहीं मिलती है तो आपको उसमें और अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए कुछ और बेहतर चीज़ इंतजार कर रही है आपका। तो आई थिंक शायद जाकिर खान साहब ने कहा था ये अपने उसमें, तो मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी। तो अब जाके मैं पीछे देखता हूँ तो आई थिंक इट ऑल मेक सेंस। और जो भी लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं इंटरव्यू को, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आज जो एडवर्सिटी, आज जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आई थिंक दैट विल 100% रिजल्ट इन अ बेटर आउटकम लेटर ऑन। आज निराश होकर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बाद में अगर हम देखते हैं ना तो लगता है कि हाँ वो चीज़ एक्चुअली उतनी ज़रूरी नहीं थी। अब जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। ये तो है अच्छा। इवन OTT, अब मैं बात करूँगी OTT की, बिकॉज आपकी फिल्म OTT पे ही आई थी, एंड आपकी दोनों फिल्में, द फैमिली मैन भी वो OTT पे थी, जो कल्याण को इतना प्यार मिला, फिर अब सफ़ेद में। आपको लगता है कि OTT ने एक अपनी जगह बना ली है जहाँ पे थिएटर्स को इतनी रिस्पांस नहीं मिल रही है अब? क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया है कि जो फिल्में थिएटर में आती है उससे लोग नहीं देखते हैं, और जब वो OTT पे आती है उससे बहुत पसंद से देखते हैं, और लोग अब थिएटर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन दिस? आई एक्चुअली हैव, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। मैं मतलब सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कोई भी मीडियम जिस पे हम कोई चीज़ बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जो कि हम सोचते हैं कि चलो OTT की फिल्म इसलिए है क्योंकि जैसे सफ़ेद एक OTT की फिल्म है, तो सफ़ेद एक OTT की फिल्म इसीलिए है क्योंकि वो दुनिया जाननी हमें बहुत ज़रूरी है। और एक मतलब एज अ पेरेंट अगर अपने बच्चे को अगर सोचेगा तो वो यही सोचेगा कि हाँ बहुत अच्छे स्कूल में भेजता हूँ जहाँ पे एक अच्छे से वो उसकी पढ़ाई हो सके, तो वो अच्छे से जहाँ पे वो दुनिया दिख सके ना, तो आई थिंक वो एक OTT बेटर प्लेटफॉर्म था, क्योंकि इतनी डाइवर्स ऑडियंस है हमारे इंडिया में। और मुझे लगता है कि एक चीज़ किसी जगह आ रही है और किसी जगह नहीं आ रही, उसके पीछे तो एक वजह होती है। आई थिंक वो एक बेटर फिल्म को दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रादर देन चूजिंग कि हाँ वो थिएटर पे डालें या किसी पे डालें। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है अब आई थिंक अब थिएटर की एक अपनी जगह दोबारा बन चुकी है। हालांकि कोविड के बाद वो शायद थोड़ा सा साइडलाइन हो गया था, जो कि मुझे जिस बात की बहुत खुशी है कि अब वो वापस आ रहा है, क्योंकि फिल्म्स लाइक 12th फेल एंड 12th फेल भी मतलब आई थिंक अंडरलाइंस द फैक्ट दैट कंटेंट इज किंग। और सफ़ेद भी अगर कि मैं बात करूँ OTT पे आई है, तो उसका मतलब वो कंटेंट इज किंग। लोग उसको उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना उसको शायद थिएटर में मिलता है। शायद थिएटर में ना मिलता, क्योंकि वो वर्ल्ड हम अच्छे से दिखा ना पाते, वो भाषा हम अच्छे से बता ना पाते, तो लोग उस तरीके से कनेक्ट ना हो पाते। तो वो आई थिंक मेरे लिए आई थिंक इट्स बेटर टू हैव OTT एंड थिएट्रिकल रिलीज, वो एक सेपरेट उसको रख दे तो बेटर है। तो मतलब जिस तरीके से अभी OTT चल रहा है ना, जिसकी डिमांड है, आई थिंक कि मुझे लगता है कि अब जो थिएटर्स में जो फिल्में रिलीज़ होगी ना, वो ना ऑडियंस वो ना देख के OTT ही प्रेफर करेगी। ओह, मतलब ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि मेरा तो सपना है कि मैं लोगों को एंटरटेन करूँ इन द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन, एंड इफ़ पॉसिबल थिएटर्स, व्हाई नॉट, बिकॉज वो एक सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होती है एक एक्टर के लिए, और पूरी टीम के लिए ही एक्चुअली, कि अपने आप को एक बड़े पर्दे पे देखना एक हर किसी एक्टर का सपना होता है। जैसे मैं छोटे शहर से आया हूँ, बाकी के जो मेरे दोस्त हैं जो मैं ऑडिशंस पे जिनसे मिलता हूँ और जो इधर उधर मुझसे मुलाकात होती है, तो सभी एक ही सपने ही ड्राइव कर रहे हैं लोगों को कि हाँ मुझे बड़े पर्दे पर आना है।
और आई थिंक इन माई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अ कपल ऑफ देम, आई थिंक वन ऑफ देम विल बी सीन ऑन थिएटर्स, सो आई वुड रियली वांट कि लोग थिएटर्स को अभी और मिस कर भी नहीं रहे हैं. आई थिंक पीपल आर गोइंग. हाँ, बट स्टिल वो एक बीच में ना एक लाइन आ गई है कि हाँ. लोग ना कंफर्ट हो गए हैं कि वो घर पे बैठ के चिल कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है. हम थिएटर जाएंगे, पैसे लगाएंगे, वो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेके बैठ जाएंगे घर पे, वो उनको प्रेफर लगता है. करेक्ट. बट मैं एक्चुअली इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक वाइड स्पेक्ट्रम पे आपको देखना और एक फ़ोन में देखना वो बहुत अलग बात हो जाती है. और हम अगर कहीं एक्सेल नहीं कर रहे हैं तो वो खुद सिर्फ फ़ोन के मिसयूज़ से ही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ चेंज का डब्बा ही हमें नहीं चला सकता है. बात तो सही है. आई थिंक सिनेमा इज़ अ मीडियम विच इज़ लार्जर देन लाइफ. तो वो एक लार्जर देन लाइफ स्क्रीन पे ही दिखे तो आई थिंक उसका और मज़ा आता है. सोशल मीडिया की आपने बात की तो आप बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब उतने भी नहीं बट हैं. और Correct. जब भी आप फोटोज़ डालते हैं ना तो वहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं लड़कियों के, वो आपको कैडबरी बॉय के ही नाम से जानती हैं. एंड आई डोंट नो व्हाई, कि वो पढ़ने के बाद आपका क्या रिएक्शन होता है. एंड मैं तो पढ़ के मुझे हंसी आती है, लेकिन कैडबरी बॉय उनका नाम है, इन्होंने ये भी किया है. राइट. तो आपका क्या रिएक्शन होता है? See, I am an actor who prefers my characters to be more famous than Abhay Verma. That is the thing which I believe in, and that is where I win. मतलब मैं कहीं से जा रहा हूँ, 6 महीने बाद भी लोग मुझसे पूछें, जैसे सफ़ेद की स्क्रीनिंग पे हुआ भी, एक डायरेक्टर है जिनका नाम मैं ले सकता हूँ, मिलाप जवेरी नाम है उनका, डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो है. तो उन्होंने मुझसे ही सफ़ेद के स्क्रीनिंग के बाद मुझसे पूछा, अरे यार वो लड़का आया है क्या जिसने एक्टिंग की है. तो मैंने 1 सेकंड का लंबी सांस ली और मैं खुश हुआ कि चलो ठीक है, वो चीज़ उन्होंने उतना इमर्स हो गई कि वो देख ही नहीं पाए कि ये लड़का है कौन, पहचान ही नहीं पाए. कैरेक्टर तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी विन है. तो आई वांट माय कैरेक्टर्स टू लिव लॉन्गर देन अभय वर्मा इटसेल्फ. तो वो कैडबरी बॉय जो है वो मेरे लिए विन है कि हाँ चलो ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को उतना नोटिस किया और सराहा, क्योंकि ऐड का वैसे भी बहुत शॉर्ट विंडो होता है, लोग नोटिस नहीं करते. और उसमें भी अगर आप नोटिस हो रहे हो, लोग उस पर भी आपको प्यार दे रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट. आई एम वेरी हैप्पी बीइंग कॉल्ड. अभय वर्मा से हट के आप मुझे सभी कैरेक्टर्स से बुलाइए फॉर लाइफ लॉन्ग. आई विल बी वेरी हैप्पी. दैट विल बी द विन फॉर मी. अभय वर्मा अपने फ्यूचर के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं? सी व्हाटएवर आई हैव प्लान्ड पहले, और मतलब यहाँ से अगर मैं 1 साल पहले अगर सोचूं कि जो मैंने प्लान किया था क्या वो हो रहा है, तो आई थिंक नहीं हो रहा है. और मैं चाहूँगा दैट इट स्टेज लाइक दैट, बिकॉज दैट्स वेयर द फन इज़. आपको सरप्राइजेज जब मिलते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर होते हैं प्लान्ड चीज़ों से. बिकॉज वो सरप्राइजेज जो होते हैं आई थिंक वो लिखता है, प्लान्ड जो चीज़ें होती हैं वो हम लिखते हैं, और हमारी कलम उतनी पक्की नहीं है जितनी उसकी है. तो आई थिंक आई बिलीव इन सरप्राइजेज एंड आई बिलीव इन माई गॉड, एंड वट एवर ही विल सेंड माई वे विल बी माइन एंड हैप्पीली एक्सेप्ट इट. फ्यूचर में कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके जो आने वाले हैं? यस. वो हम उसकी बात ही कर रहे थे कि वो बीज कहाँ बोया गया. तो वो बीज अब थोड़ा सा पौधा बन के थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, जिसमें 2-3 फल और लगे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के. तो आई थिंक वट एवर इज़ कुकिंग टेस्ट गुड, and one OTT release is upcoming, and then onwards to theaters. I think those are the two thankfully interesting. मतलब बहुत बड़े नाम हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत बड़ी फिल्म्स भी हैं जिनका मुझे मौका मिला पार्ट बनने का. तो that I think it will be more interesting than. नर्वस हो? अब कह रहे हैं कि नर्वस हो कि बड़े लोगों के साथ काम करने जा रहे हो? तो See, I've always looked up to these people. That's what I can say. और उनके साथ अगर बैठते हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, जैसे मुझे बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला एक ऐड में, तो वो था भले ही ऐड, लेकिन वो ऐड मेरे साथ हमेशा रहता है. तो उनके साथ रहना और वो क्रिएटिव स्पेस में रहना ना, अपने आप में ही एक विन हो जाती है एक एक्टर की, जो कि बाहर से आया है छोटे से सपने लेके. और बॉम्बे ऐसा शहर है जो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं सोखता है, वो चूस लेता है आपकी एनर्जी. और जितने भी लोग बाहर से आते हैं ना, मैं हाथ जोड़ के बस उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रोशनी जो मिर्ची लाइट्स होती है ना दिवाली पे हम लगाते हैं, वो छोटी छोटी रोशनी हम जो उन शहरों से लेकर आते हैं ना, वो बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है, और हमारी अपब्रिंगिंग ही वो रोशनी बढ़ाती है. तो वो नहीं भूलना चाहिए हमें, क्योंकि ये चकाचौंध और ये वो सब में वो छोटी रोशनी भी मैटर करती है. लोगों को लगता है कि हमारे अंदर जो है वो स्पेशल नहीं है, बट वो सबसे अच्छी बात ही हमारे अंदर वो होती है जो हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं.
बहुत सही बात आपने बोली, मतलब आई कैन रिलेट दिस। जी जी, आपको आप रिलेट कर रहे हो, आई थिंक इट्स अ थिंग व्हिच इज हैपनिंग, तो दैट्स तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आगे और भी सक्सेसफुल हो आपकी फिल्में आए, मैं ऐसे इंटरव्यूज लूँ आपके, आई होप। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर इंटरव्यूज बिकॉज यू टॉक सो वेल, एंड ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसको कॉन्वर्सेशन ही बोलते हैं मतलब। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन एंड गिविंग मी सच टाइम एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू। दिस इज मीन्स अ लॉट, एंड थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।